तो स्वागत है मेरे सभी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके खुद के प्लेटफॉर्म ट्यूशन सर पर। मेरा नाम है सनी। मेरे बच्चों, 19 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, क्लास 12 का। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, पेपर लीक। तो पहले मैं इतना क्लैरिफाई कर दूं, ये जस्ट एक क्लिक बेट है। मतलब ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं हुआ है कि समझ रहे हो ना आप लोग, ये जस्ट एक क्लिक बेट है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ और उसके अंदर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन मेरे नोट्स में से हैं। मेरे बच्चों, क्लास शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो दुनिया के अंदर दो तरीके के टीचर्स होते हैं। मैं प्रूफ भी लाया हूं, कोई बात हवा में नहीं होगी, सारी बातें विद प्रूफ्स के साथ होंगी। ठीक है। अब मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर्स। दो तरीके के टीचर इस दुनिया में पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले सभी टीचर्स का मैं सम्मान करता हूँ। ठीक है। कोई मेरी बातों से ऑफेंड ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनसे मैंने 11th पढ़ी है कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनसे मैंने स्कूल में भी पढ़ा है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। तो वो सब टीचर्स प्लीज ऑफेंड ना हो। ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं कल से लेकर और मैं अभी तक जितने टीचर से मिला हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर से मतलब मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, कुछ मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, मैथ्स के कुछ साइंस के एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे मतलब मेरे गुरुजन हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, एक बात समझिएगा, दो तरीके के टीचर्स इस धरती पे पाए जाते हैं। सबसे पहले टीचर्स तो वो होते हैं जो मतलब पेपर आते ही मतलब एक ढोल सा पीटने लग जाते हैं, छाती पे लगा के पूरा ढोल पीट देते हैं कि ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में से है, ये मेरे नोट्स में से, ये मैंने पढ़ाया था। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप सीबीएसई सिलेबस भी देती है आपको, सीबीएसई आपको रिकमेंड भी करती है एनसीईआरटी। ठीक है। सीबीएसई आप लोगों को ब्लूप्रिंट समझाने के लिए आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करती है और डीओई भी प्रोवाइड करती है, कोरेस्पॉन्डेंस मतलब अपना सैंपल पेपर। तो ये सीबीएसई का पेपर है, ये कोई यूपीएससी का पेपर तो है नहीं, है ना, कि आप लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि मेरे में से आया, मेरे में से आया। मतलब ये ऐसी बात नहीं होगी जिसका ना तो कोई सर है, ना मुंह, ना पैर। आप लोग बेफालतू की गधों की रेस में दौड़ रहे हो। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरे नोट्स में से इतना आ गया, मेरे नोट्स में से। आप लोग यूपीएससी नहीं करा रहे हो, आप लोग क्लास 10th 11th या 12th करा रहे हो। अच्छा, दूसरे टाइप के टीचर्स वो होते हैं जो पेपर देख के बिल्कुल एकदम डिस्प्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन में ही आ जाते हैं कि यार पेपर इतना हार्ड था, मैं तो क्या बताऊं, पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीबीएसई जो है ना, आज से 10-15 साल पहले सीबीएसई का ट्रेंड था कि वो फैक्चुअल नॉलेज कुछ ज्यादा ही पूछता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो सीधा पूछता था, डिस्क्राइब बैंकर्स बैंक फंक्शन, डिस्क्राइब गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन। लेकिन अब सीबीएसई ना थोड़ा सा एनालिटिकल की तरफ जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। पहले सीबीएसई किताबी नॉलेज पूछता था, अब सीबीएसई पूछता है कि आपने पढ़ के समझ के क्या समझा है ना, मतलब पढ़ा क्या है आपने, उसको समझा क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन हार्ड डाल देने से, अच्छा मैं मानता हूँ कि एक दो क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर में एक बहुत जाने माने टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे एक बहुत जानकार और बहुत जाने माने टीचर्स हैं, बहुत आदरणीय सम्मानित टीचर हैं। तो वो मेरे को बता रहे हैं कि जेई एडवांस वगैरह का एक क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखो, 2-3 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन लाजमी है। अब एक बात बताओ, 100 नंबर में से अगर मैं मान के चलूं 20 नंबर का भी, सॉरी 80 नंबर में से अगर मैं मान लूं 20 नंबर का भी हार्ड आ गया, तो 60 नंबर तो आपके पास है ना बच्चा। 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल हो गए तो 80 तो आना चाहिए ना। तो आप लोग स्कोर कर रहे हो 40-50, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई है ना मेरे बच्चों। आप ध्यान दीजिए, टीचर्स आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बनाने से आप लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं, आप लोग अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं अपनी। तो ये गलत बात है बिल्कुल। अब बच्चों, मेरी एक बात समझिए। अच्छा, टीचर्स के साथ साथ बच्चों की भी गलती होती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आप भी तो गधों की रेस में दौड़ रहे हो। तो बच्चों, सीधी सी बात है, जहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ वहां पे मैंने कुछ बच्चों से पैसे लिए हुए हैं, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के पैसे लिए हुए हैं। मेरे बच्चों, पैसे लेने के बाद ये मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि पेपर हार्ड आया हो चाहे इजी आया हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आई ऑल्सो डोंट केयर अबाउट इट। मैंने कितना पढ़ाया है और उससे एग्जाम में कितना आ गया, मेरा सीधा सीधा मकसद यही है वीडियो बनाने का, कि जिनसे मैंने पैसा लिया है मैं उनको ये प्रूफ कर दूं कि आपने सही जगह पैसा दिया था। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप मत बोलेगा कि सर आप उन टीचर्स को ऐसा बोल रहे हो और खुद ही वीडियो बना रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है। ठीक है। कोई मतलब मैं स- छाती चौड़ी करके ये नहीं बोलना चाहता कि मेरे में से आ गया। ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे नोट्स एनसीईआरटी में से होते हैं।
ठीक है, मेरे पास सीबीएसई का सिलेबस भी है, मेरे पास सीबीएसई का ब्लूप्रिंट भी है, तो ऑब्वियस सी बात है नोट्स में से ही पेपर आना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ बातें होंगी, एकदम अ, सबूत के साथ बातें चलेंगी। गले गले मैं माफी चाहता हूँ, गला खराब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं पीछे से शुरू करता हूँ। देखो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट पीछे से है। अच्छा एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आईईडी के बारे में फुल प्रूफ बातें होंगी, पूरी फुल आईडी में आपको दिखाऊंगा। मैक्रो के बारे में कुछ खास बातचीत मैं नहीं करूंगा क्योंकि देखो मैक्रो का जो पोर्शन होता है ना, वो लगभग लगभग 90% एनालिटिकल होता है। मतलब मैक्रो के अंदर तो आपसे वही पूछता है जो आपने पढ़ के अप्लाइड नॉलेज होती है ना, वो आपसे पूछता है। तो मैं आपको फुल आईडी समझा देता हूँ, एक बार फुल आईडी दिखा देता हूँ। मैक्रो के भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो मतलब स्टैटिक है, बिल्कुल ही स्टैटिक, मतलब जो डायरेक्ट नोट से आए हुए हैं, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन नोट से आए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये बातें चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। आईडी में सेट 3 में लेके चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बताने हैं सर सेट 3 से कराओ। अ, देखिए पहला क्वेश्चन लास्ट में से बी सेक्शन, ये और में था, ए और बी मतलब और में था। डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और इसी का दूसरा है बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड। इन दोनों में मतलब इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस करके आपको बताना था। ये बी वाला पार्ट है। एक बार दिखा देता हूँ पहले मैं मेरे नोट्स आपको कि क्वेश्चन कहाँ है। एकेडमिक प्रो आपको दिखेगा बहुत जगह वाटर मार्क। तो बच्चों ये वही संस्था है जहाँ पे मैं अभी ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये मेरा नाम है सनी। कुछ बच्चे कल नए जुड़े हैं, मैं बता देता हूँ आपको। कल कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, मेरे कुछ ऑफलाइन बैच वाले बच्चों ने प्रमोशन किया होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ। एकेडमिक प्रो ये वो संस्था है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, सन्नी मेरा नाम है मेरे बच्चों। तो देखिए ये मेरे नोट्स हैं। मेरे नोट्स की एक खासियत होती है, मैं हर नोट्स के पीछे ना ऐसे क्वेश्चन अटैच करता हूँ जिसका नाम होता है लेट्स डू इट। अब उस क्वेश्चन को मैं कहाँ से सेट करता हूँ, देखो जो बच्चे 12वीं में उनका तो पेपर हो ही गया, मैं 11वीं वालों को सलाह देना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पस ये भी है। तो जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, उसमें मैं डीओई के 5 साल के पेपर, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर के 5 साल के पेपर, प्लस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, प्लस हमारा जो डीओई के सैंपल पेपर हो गए, सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गए, एनसीईआरटी का पेपर हो गया, प्लस जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है वो मैं छाट छाट के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लिखता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस ओवरऑल हो जाए एक ही शीट के अंदर, है ना। तो आपका ये फायदा रहता है नोट्स पढ़ने का। अब ज्यादा बकवास ना करते हुए ये 51 क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। अंतर करें, इसका इंग्लिश में मेरे को पीडीएफ नहीं मिला तो मैंने हिंदी में उठा लिया। अंतर करें टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार। ठीक है, आपसे सीधा एकदम लाइन टू लाइन कट टू कट पूछ लिया है 3 नंबर में, और मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, जो बात है साफ बोलूंगा। ये क्वेश्चन भी मैंने भी एनसीईआरटी से उठाया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लिया गया उसने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रूव। आगे चलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ शील्ड अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बच्चों वो कह रहा है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उनसे शील्ड की आवश्यकता थी। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट की लाइट में इलेबोरेट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो सीधी सीधी सी बात है यार, हमें स्टेप्स बताने कि सरकार ने उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। अब देखो जाहिर सी बात है, यस पहले इससे एग्री करो कि उनको शील्ड चाहिए थी, क्योंकि यार जो छोटे उद्योग थे वो बड़े उद्योगों से कंपटीशन नहीं कर सकते थे जब हमारा भारत आजाद हुआ था। तो सरकार ने उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया था, देखो नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ सरकार ने क्या किया था। सरकार ने कुछ गुड्स को रिजर्व कर दिया था, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब इन गुड्स को केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, ये स्टेप्स लिया, ये पहला स्टेप लिया गया था। सेकंड स्टेप क्या लिया गया था, सरकार ने इनको काफी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की थी। लाइक इनको चीप रेट पे, मतलब लो इंटरेस्ट रेट्स पे क्रेडिट वगैरह की सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो ये था वो जिसको सरकार के स्टेप्स थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। चलिए 3 और 3 6 नंबर का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये और में है, आप दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। हियर वी गो। ये रूरल डेवलपमेंट में से आई थिंक ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ के ये सॉल्व करके आए होंगे, ये आंसर हो जाता उससे। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कह रहा है जब पाकिस्तान आजाद हुआ था हमारे साथ ही 1947 में, तो उसने विकास करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए थे। सीधी सी बात है, ये इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरेटिव उस चैप्टर में से है। तो एक बार फटाफट नोट्स निकाल लेते हैं। here we go, as you can see academic pro sunny's handouts। यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान का पूरा इनिशिएटिव है। ये देखो उन्होंने मिक्स मॉडल को अपनाया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अपनाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया था। तो यहाँ से बिल्कुल डिट्टो एकदम 100% सेम पॉइंट्स अगर आप लिख कर आते तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट ये भी हो गया, 4 नंबर का टॉपिक था ये आपका। अगला
इन द माउंटेनियस रीजन्स मिनी हाइडल प्लांट्स प्रूव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज इको फ्रेंडली। हमें दो चीजें बतानी है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है और इको फ्रेंडली कैसे है। तो सीधी सी बात है यार, इको फ्रेंडली की बात हो रही है तो एनवायरमेंट वाला चैप्टर रूट क्या आएगा, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है। तो ये रहा वो चैप्टर मेरे नोट्स में। देर आर मिनी हाइडल प्लांट्स, मिनी हाइडल प्लांट्स ये लिखा हुआ। स्ट्रीम्स, इलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइंस यूज इन माउंटेनियस रीजन। सीधी सी बात है यार, जो जल की धाराएं होती है ना, जो पहाड़ों में से जल की धाराएं निकलती हैं, उसके नीचे टरबाइन लगाया जाता है। ये जब जल धारा आती है तो टरबाइन को घुमाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब सीधी सी बात है यार, माउंटेन रीजन के अंदर जलधारा बहना एक कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि नदियां वगैरह वहीं से निकलती हैं माउंटेनियस रीजन से। तो सीधी सी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, साथ ही साथ इको फ्रेंडली कैसे होगा, क्योंकि मेरे बच्चों ये जो मिनी हाइडल प्लांट्स है इनसे किसी भी तरीके की ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती हैं तो एनवायरमेंट के अंदर जाके ये कोई गड़बड़ नहीं करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, हमने दोनों का जवाब दे दिया है। एक और क्वेश्चन है, वी हैव इसी में एक और क्वेश्चन है, डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? इसे कहते हैं वहनीय क्षमता या धारणीय क्षमता। एक बार इसको दिखा देते हैं। आई थिंक मैं इसको अटैच करना भूल गया हूँ इस पीडीएफ में। डोंट वरी, हंसिए मत। आप लोग ये ना सोचे कि सर मजे लेके चले जाएंगे। मैं आपको इसकी फाइल दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, व्हाट इज डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैरिंग कैपेसिटी। आई थिंक मैं इसकी फाइल अटैच करना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। मेरे पास फाइल में नोट्स पड़े होंगे। 12th IED इंडियन इकोनॉमी, ईवी एनवायरनमेंट, here we go। हाँ, ये रहा हमारे पास। आई थिंक दिस इज, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा आपका कैरिंग कैपेसिटी, ये देख लीजिए आप, वहनीय क्षमता कैरिंग कैपेसिटी क्या है, यहाँ से पूरा एकदम डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। तो आप ये लिख सकते थे दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये रहा आपका कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अ, हाँ, तो आपका कैरिंग कैपेसिटी भी समझा दिया मैंने आपको। ये 4 नंबर का टॉपिक था, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे अच्छे। 30 क्वेश्चन, डिफाइन द ब्रीफली रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। वो कह रहा है जब हमने इंडियन इकोनॉमी के लिए प्लान्स बनाए थे तो उसमें हमने सेल्फ रिलायंस को क्यों चुना, उसके पीछे क्या बेस था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ के आंसर किया जाता है बच्चा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये टॉपिक, सेल्फ रिलायंस को हमने क्यों चूज किया। ये उसी में से इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है, 1950 से लेकर जो भी है 1991 तक। ये रहा वो चैप्टर का कटआउट, सेल्फ रिलायंस वाला टॉपिक ये रहा आपके पास, सेल्फ रिलायंस। तो बच्चा देखिए सेल्फ रिलायंस क्या था, ये पूरा टॉपिक है। अब मैं आपको बता देता हूँ हमने सेल्फ रिलायंस क्यों चुना था। सीधी सी बात है यार, जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसने यूएसए से फूड ग्रेन्स के ऊपर वो कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गया था किसी भी कंट्री के ऊपर। अच्छा, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनो, जिस चीज का प्रोडक्शन तुम खुद कर सकते हो उसे बाहर से मत मंगाओ, है ना। तो मेरे बच्चा, जब हम यूएसए से अनाज मंगा रहे थे तो इससे हमें खतरा था। किस चीज को खतरा था? हमारी इंडियन सोवरेनिटी को खतरा था। तो बस यार इसी से बचने के लिए, सोवरेनिटी को मतलब बनाए रखने के लिए हमने सेल्फ रिलायंस का पाथ चुना था। अगर आप पढ़ के गए होगे तो आपका ये टॉपिक भी अच्छे से मार्क्स स्कोर करा देगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आगे। सेल्फ रिलायंस वाला टॉपिक हो गया आपका, ऊपर चलते हैं थोड़ा। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 29, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड लेस नंबर ऑफ रूरल सैलरीड एम्प्लॉइज इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। वो कह रहा है कि हमारे गांव के लोग रेगुलर सैलरी वाला एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट रेशो के अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वर्कर रेशो जो होती है उसके अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग कम क्यों है, गांव के लोग क्यों रेगुलर सैलरी क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर होगा ये। नोट्स निकाल लेते हैं एक बार एम्प्लॉयमेंट के। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, here we go, एम्प्लॉयमेंट। तो ऊपर ही दिया हुआ है सबसे कि क्यों कम है, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके पास इनकम कमाने के। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। तीसरा, काफी लोगों को स्टडी वगैरह की वजह से गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो इसी वजह से गांव के लोग रेगुलर सैलरी नहीं ले पाते, गांव के मुकाबले में ज्यादा लोग। ठीक है, और ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो के अंदर भी नहीं आ पाते हैं इसी वजह से, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका आंसर हो गया। डन, अब चलते हैं पीछे। हाँ, एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज तो आपको पता ही है बेटा, वो आपके एनालिटिकल होते हैं, थोड़े से कुछ होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं स्टैटिक।
डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, सीधी सी बात है, ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर होगा ये हमारा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। here we go here we go फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये पूरा टॉपिक आया हुआ था आपका, यहाँ से अच्छे से आंसर हो जाता आपका। ठीक है, ये हो गया आपका आईईडी। एमसीक्यूज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात है मैक्रो की, मैंने आपको बता दिया कि मैक्रो में लार्जली पोर्शन आपका एनालिटिकल होता है। ठीक है, आपको एनालाइज करके उसका जवाब देना होता है। मैं केवल मैक्रो के अंदर वो टॉपिक बताऊंगा जो डायरेक्ट नोट्स में से स्टैटिक पोर्शन था। अगर आप नोट्स पढ़ के गए हो तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाते। इस वीडियो का मकसद केवल वो टॉपिक्स है जो डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए मैक्रो पीछे से शुरुआत कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो यूजिंग सूटेबल एग्जांपल। स्टॉक और फ्लो बताना, सीधी सी बात है, नेशनल इनकम का ही चैप्टर होगा अपना ये। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। क्या मैंने पीडीएफ अटैच की है? क्या मैंने पीडीएफ अटैच की है? यस, मैंने पीडीएफ अटैच की है। तो ये रहा स्टॉक एंड फ्लो बच्चा। है वी गो स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो आप यहाँ से समझाते थे, एग्जाम्पल आपके ये हो जाते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से कोई भी 2-3 लिखे आते आपको नंबर मिल जाते। तो ये क्वेश्चन डन आपका, स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये डन। सेकंड वाला एनालिटिकल है थोड़ा सा। ठीक है, अ, ये दोनों भी थोड़े से एनालिटिकल है, बट प्रिकॉशंस मैंने बता दिए थे कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम निकालते समय वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि फाइनल गुड के ऊपर जो खर्चा होता है ना, समझ, ओ सॉरी, फाइनल कह रहा हूँ, सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर खर्चा शामिल नहीं करते हैं, मैंने आपको सिखाया था क्लास में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही आए होंगे, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कौन से आए थे। ठीक है, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन केस ऑफ एक्सेंटे सेविंग्स आर ग्रेटर देन एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है कि जब सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से तो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया था। ठीक है, आई थिंक मैंने इसके नोट्स अटैच किए हैं, आई थिंक सॉरी बच्चा, मैं इसके भी नोट्स ऐड नहीं कर पाया, मैं आपको एक बार ऐसे ही दिखा देता हूँ नोट्स इसके। एक मिनट, अपना ये नेशनल इनकम है, मैं आपको इसके ऐसे ही नोट्स दिखा देता हूँ। नेशनल इनकम, नेशनल नेशनल नेशनल, शायद मैं, मेरे इसमें नोट्स नहीं पड़े हुए हैं वो, मैंने कहीं से उठाए थे शायद। अ, मतलब मेरे पीसी में नहीं पड़े हुए हैं नेशनल इनकम के नोट्स। ये वाले नहीं पड़े हुए हैं एक्चुअली, चैप्टर 2 के शायद नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चैप्टर 2 या 3 के नहीं पड़े हुए आई थिंक, कोई बात नहीं, बाकी है ये उसी में से, डोंट वरी। नोट्स में से ये आई थिंक उसके मैंने अटैच नहीं करे हैं, सॉरी फॉर दिस, मैं अटैच करना भूल गया। कोई बात नहीं, मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे हुआ होगा, सिंपल है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक होता है, जहां पर हमारा एडी एएस के बराबर चला जाता है। ठीक है, जहां पर हमारा एडी एएस के बराबर चला जाता है। अ, यहाँ पर हम लोगों को आई दिया हुआ है और कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 प्लस 0.75 वाई, और आई दिया हुआ है हमें 4000 करोड़। सीधी सी बात है, आई 4000 है तो हम जानते हैं आई इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होता है, तो हमारा सेविंग भी कितना हो जाएगा, 4000 करोड़। अब हमें सेविंग फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी, जिसके एमपीएस भी कहते हैं वाई। ये हो गया अपना 4000 इज इक्वल टू सी बार, यहाँ से निकालेंगे 200 प्लस 1 माइनस 0.75 वाई। सीधी सी बात है, ये हो जाएगा, ये माइनस का था, इसको इधर ले आओ, 4200 प्लस एक में से 0.75 गए तो 0.25 वाई। ठीक है, वाई को इधर खींच के लाओ, 4200 को ऊपर रखो, 0.25 को यहाँ रखो, दो जीरो है तो दो जीरो ऊपर लगा लो, काट दोगे तो 16,000 समथिंग 800 आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और भी है क्या, और भी है क्या, और भी है क्या, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसकी तो वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे। ठीक है, ट्यूशन सर वाले चैनल पे ना वीडियो पड़ी हुई है, अगर जिसने वो वीडियो देख ली होगी, मैं बता रहा हूँ, 4 नंबर तो आपके भगवान भी नहीं रोक सकता था बेटा। अगला, इन द रिसेंट बजट द गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड्स, ये वैसे एनालिटिकल है बट जहां से सॉल्व हो सकता था मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेट्रो लाइन्स इन स्मार्ट सिटीज टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस पोल्यूशन।
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बताना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कर रही है, मेट्रो लाइन बना रही है तो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सीधी सी बात है यार, मेट्रो एक पब्लिक गुड है ना। सीधी सी बात है, तो एक बार बजट में देख लेते हैं। बजट 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 सरकारी बजट, ये रहा बजट, पब्लिक गुड है। हमें बताना था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये बजट का। तो देखो यार, सीधी सी बात है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये था एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर सरकार पब्लिक गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, और सीधी सी बात है, मेट्रो बना रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेट्रो इज एन ट्रांसपोर्ट एसेट, एसेट क्रिएट हो रही है सरकार के लिए, उससे पैसे कमाती है सरकार। पब्लिक गुड है तो वो यहाँ से आंसर हो सकता था, थोड़ा सा एनालिटिकल था, उसने मेट्रो जोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने नोट्स देखे होंगे तो यहाँ से टैकल हो जाता। ठीक है, तो बच्चा एमसीक्यू में पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ डायरेक्ट है कुछ डायरेक्ट नहीं है, एनालिटिकल है। मैंने इतना पोर्शन तो आपको बता ही दिया कि आप अच्छा स्कोर ले आते इसी में, अगर आपने इतनी नोट्स पढ़े हो तो यही था मेरे लिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मेरे बच्चा, आप लोग जो 11th में है, जिनका 12th हो गया है बच्चा, अगर आप लोगों को सी ए सी एम में सी एस की तैयारी करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीयूईटी वगैरह के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हैंडल सब मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। और मेरे बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब इस साल हम लोग रेगुलर रहेंगे, हर वीडियोस के साथ, हर चैप्टर के साथ उसको बेस्ट से भी बेस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मेरे बच्चा। टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम मेरे बच्चा।